हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को स्टडी करा था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है बढ़ना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो किसी भी, और हमने बोला था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी कंडीशन ये है कि उसमें जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। और अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो उसकी वजह से कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है किसी भी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम उसमें क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा मतलब जो भी चेंज आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, टी का मतलब टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम देखें, सबसे पहली बात तो on addition of non-volatile solute the vapor pressure of solvent decreases. As a result boiling point of solution is increases. जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमें पता है, ठीक है, काफ़ी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं अब, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसा होने पे वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है किसी सॉल्वेंट का तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड करा तो अब क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब वो जो सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यानी कैसे बढ़ गया ये भी हम बात कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे भी, इस रिलेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी कम वेपर्स बनेगी, तो उतना कम ही वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहाँ पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे बाहर एटमॉस्फेरिक या ऐसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर्स कम बनेगी, वेपर्स कम बनेगी तो प्रेशर कम रहेगा, तो कभी भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ऐड कर देने से या इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाने से क्या हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनानी है तो टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा। नहीं, अब इसमें हम बात करें, कुछ टर्म हम यूज़ करने वाले हैं। पहला मैंने लिखा टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉट लगा दिया मतलब प्योर हो गया, टी टेम्परेचर और बी मतलब बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर को लेके चल रहा हूँ तो ये टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। तो वो कितना होता है हमारा, जनरली नॉर्मल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। टी बी क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नॉट नहीं लगाया तो अब क्या हो गया, ये प्योर नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है जो हमारा, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब डेल टी बी जो हमने लिखा है, ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक ग्राफ इसके लिए प्लॉट होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, इस ग्राफ को हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है, जो एक ग्राफ होता है, ये होता है हमारे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है। दो इस तरीके से मैंने कर्व इसमें ड्रॉ कर रखे हैं यानी पहले से। अब ये जो दो कर्व है, तो याद कीजिएगा जब हमने स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर स्टार्ट करा था तो उसमें फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था। तो एक तो फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिक्विड, जिसके भी मैंने बात करी थी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वेपर प्रेशर के साथ वो हमने देखा था, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तब मैंने वहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट करवाया था जिसमें मैंने बताया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन नहीं आता, थोड़ा सा कर्व नेचर आता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व टाइप में। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा सा कर्व बनाया। अब दो क्यों बनाया मैंने, तो समझे इसको ध्यान से। नॉर्मल अगर मेरे पास क्या होता है, एक कोई भी लिक्विड होता तो मैं उसके लिए एक कर्व बनाता। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर दो इसलिए बनाया क्योंकि एक मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और एक मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन। एक तो प्योर सॉल्वेंट है, और जब उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये मुझे बताइए, दो जो कर्व है, एक तो कर्व है प्योर सॉल्वेंट का और एक कर्व है सॉल्यूशन का, तो कौन सा कर्व सॉल्वेंट का होगा और कौन सा सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सोचिए कि ये सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूशन होगा, या ये वाला कर्व सॉल्वेंट का होगा, नीचे वाला सॉल्यूशन का होगा, और कैसे कंपेयर करोगे, इनके वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो कई लोगों को एकदम आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब देखते कैसे। हमने बोला है कि वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। यानी मैं क्या बोलूँगा, पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी पी ए से। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, इस तरह के डायग्राम बार बार बना रहे हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे उसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के होंगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें प्योर मतलब सॉल्वेंट प्लस उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच में सॉल्यूट आ जाएगा जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो वेपर सिर्फ इन्हीं से बनेगी, और इसमें वेपर हर एक पार्टिकल बनाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर इनका ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर पे, तो मुझे उधर वेपर प्रेशर मेजर करना है दोनों के लिए। तो एक क्या करो, इसी के पर्टिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल मान लिया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पे जब वेपर प्रेशर देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वेपर प्रेशर मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वेपर प्रेशर मिलेगा। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही, इस वाले कर्व की। तो सेम टेम्परेचर पे सॉरी, सेम टेम्परेचर पे जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा वो तो क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट, और जिसका कम आ रहा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये जो ऊपर वाला कर्व है ये तो है सॉल्वेंट का कर्व, और ये नीचे वाला जो कर्व है ये किसका कर्व है, हमारे सॉल्यूशन का कर्व। क्लियर इतना, क्योंकि हमें पता है कि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से, अगर उस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल क्या ऐड कर दिया हमने, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो ये तो बात हुई दोनों कर्व की। अब कर्व ड्रॉ करने के बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो वेपर प्रेशर मैंने मान लिया यहाँ पर 1 atm, जो कि किसके बराबर होता है, 760 mmHg के, और ये कौन सा वेपर प्रेशर है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मैंने वैल्यू लिख दी 1 atm। इस 1 atm से मैंने एक लाइन डॉटेड, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी डैश डैश करके, और इधर जाके हमारे सॉल्वेंट के कर्व पे ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर, यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है, 1 atm है। तो इस वेपर प्रेशर 1 atm की करस्पॉन्डिंग जो इसका टेम्परेचर होगा वो मैंने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करा है। तो ये टेम्परेचर आ गया, इस पर्टिकुलर 1 atm की करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो यहाँ मुझे मिल गया। ये जो टेम्परेचर होगा ये इस प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, टी नॉट बी वैल्यू होगी इसकी। टी नॉट बी कैसे हुई, टी नॉट बी को हमने नाम क्या दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब ये इस प्योर सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कैसे, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम ये देते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जनरली हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होगा, जब उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो 1 atm या 760 mmHg के बराबर होता है। तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ये ले लिया 1 atm, और ये प्रेशर क्या है, यहाँ पर इधर जो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर हमारे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही, और इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमने ले लिया। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर इस सॉल्वेंट का प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो ये इस प्योर लिक्विड का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जब मैंने सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, वही होगा कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वही होगा वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या 760 mmHg के बराबर हो। तो इसमें भी एक्सटर्नल तो क्या रहेगा हमारे लिए 1 atm ही रहेगा, तो इसको मैंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। इसको एक्सटेंड करा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वही इसका क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक टेम्परेचर मिल गया। ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वही लिखा हमने टी बी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने क्या करे, पॉइंट मार्क कर दिए। ये हमें मिला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमारा क्या, सॉल्यूशन। अब देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर लिक्विड का। ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है प्योर ये सॉल्यूशन का और ये प्योर लिक्विड का है। तो इन दोनों के अंदर एक टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है और वो क्या है, डेल्टा टी बी। ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दोनों का डिफरेंस। ये 100 है तो मैंने मान लिया ये 103 या 102 जो भी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस मिल रहा है, उसको मैंने लिख दिया डेल्टा, और टी बी क्या, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस मिल रहा है, चेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि जब किसी भी प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी तो ग्राफिकली हमने इसको समझ लिया है और लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली तो हमें पता ही था पहले से, जो मैंने बात करी थी कि जब भी हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसकी जो वेपर्स होती है वो कम बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वोलेटाइल जो सरफेस पे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर यहाँ पर उसके वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो सेम लिक्विड के लिए, सेम सॉल्यूशन के लिए अगर हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर तो चाहिए होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है, वो 1 atm ही रहेगा। तो उसके बराबर अगर हमें वेपर्स करनी है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, हीट देने पड़ेगी, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब करके और पार्टिकल क्या कर सके, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो और वो उस पर वेपर प्रेशर क्रिएट कर सके, जो कि किसके बराबर हो, 1 atm के। इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और जो ग्राफ है उससे हमने कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड लेवल में अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने में आता है तो ग्राफ जरूर बनाइएगा। इस तरीके से इसमें हम चीज़ें जो है इसमें हमने बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है, क्या चेंज आ रहा है, सॉल्वेंट का कर्व ऊपर ही क्यों लिया, सॉल्यूशन का कर्व नीचे क्यों लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब आ जाओ आगे हम चलते हैं इसमें। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वही लिखा है टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, जो हमें यहाँ से दिख भी रहा है ग्राफ से। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ टी नॉट बी के अंदर डेल्टा टी बी को मैं ऐड करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू टी बी आ जाएगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ डेल्टा टी बी क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो वही लिखा है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि टी बी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी और टी नॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, कम। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये आ गया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब दूसरी बात करते हैं कि हमने बोला जितनी भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने लिखाया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो किस पे डिपेंड करती है, मोलेलिटी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, मोलेलिटी पे। जो मोलेलिटी है, मोलेलिटी मतलब स्मॉल एम, और कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे बताइए, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया कि सॉल्यूट तो हमारा कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। यानी तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जितने ज़्यादा मोल्स बढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जितने ज़्यादा मोल्स बढ़ेंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मैंने मान लिया 1 kg हमारे पास पानी है,
ठीक है। तो 1 kg पानी में मैं कर रहा हूँ NaCl या ग्लूकोज कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे इसके, ये तो फिक्स हो गया 1 kg, इसमें जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो क्या मोलिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। और हम, मैंने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर्स पे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उनके नेचर पे नहीं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मोलिलिटी बढ़ेगी, और मोलिलिटी बढ़ेगी तो क्या ये जो डिफरेंस है कि ये भी बढ़ता जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जाएंगे उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, वेपर्स जो बन रही सॉल्यूशन में, लिक्विड टू वेपर, वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमें टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो? वेपर में। तो अब समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला था कि मोलिलिटी पे डिपेंड करती है। तो मोलिलिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है? इस तरीके से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोलिलिटी बढ़ेगी, और मोलिलिटी बढ़ेगी तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो और क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दूसरी वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, और मोलिलिटी हमें पता ही क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे मोलिलिटी बढ़ेगी, और मोलिलिटी बढ़ेगी तो डेल टीपी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस पे, जो सरफेस पे सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होंगे उसमें क्या होते जाएंगे, हमारे जो सॉल्वेंट के वोलेटाइल पार्टिकल्स है उनके नंबर कम होते जाएंगे और सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से जो वेपर्स क्रिएट हो रही है हमारी, ठीक है, जो वेपर्स क्रिएट हो रही है लिक्विड से, वेपर बनने की जो टेंडेंसी वो क्या कम हो जाएगी। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल मतलब एक हमें पता है, ये बेसिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक इंट्रोड्यूस करा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बी। के कैपिटल के है कांस्टेंट, और बी क्यों? क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? के बी। आई यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर है, जो मैंने फॉर्मूले में, जनरली बुक्स या कई जगह तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने इसी फॉर्मूले में आई को ऐड कर दिया, क्योंकि फिर बाद में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन एबनॉर्मल में अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो फिर डेल टीबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इफेक्ट हो जा रहे हैं। इसलिए फॉर्मूले के अंदर ही मैंने क्या करा, आई से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आगे हमारे न्यूमेरिकल गलत ना हो, ना ही कोई कंफ्यूजन रहे, ठीक है। तो एक तरीके से दो फॉर्मूले यहाँ पर हमें यूज करने हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। एक तो अगर लिक्विड, प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो डेल टी बी आएगा। दूसरा, डेल टी बी मोलिलिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलिलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं, पर क्योंकि हम डाल क्या रहे हैं, जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर ही तो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, इसलिए पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलिलिटी लेते हैं। मोलिलिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि मोलिलिटी तो सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, लेकिन मोलिलिटी किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। अब ये आ गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूला। अब केबी क्या होता है? तो केबी का यहाँ पर एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एबियोलॉस्किप कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस नाम से भी तुम्हें मिल जाएगा, या जनरली इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरी बात, जो केबी है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन क्या है, ये एक सॉल्वेंट या एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जब भी मैं एज ए सॉल्वेंट लूंगा तो इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है 0.52, ठीक है। वैसे तो याद भी हो जाती है, लेकिन ये गिवन होगी क्वेश्चन में, परेशान नहीं होना है। लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी लिक्विड पे। अगर वाटर सॉल्वेंट है, कई बार इसलिए कुछ, कई बार हो भी सकता है कि कई मॉड्यूल्स वगैरह में या कहीं तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जब वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो वहाँ पर केबी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, क्योंकि वो 0.52 फिक्स हो गई है। लेकिन अगर कोई अलग लिक्विड है तो फिर वो केबी नहीं, सेम नहीं होगा। केबी अगर टॉल्विन हुआ, बेंजीन हुआ, या कुछ भी हुआ और कोई दूसरा लिक्विड हो गया, कोई दूसरा सॉल्वेंट हो गया, तो केबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो केबी एक कांस्टेंट है लेकिन एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, और इसकी वैल्यू हर एक लिक्विड के साथ, हर एक सॉल्वेंट के साथ क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ केबी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, ठीक। अब केबी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं और आगे कुछ इसकी बातें यूनिट वगैरह और हम देखते हैं, पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड दो फॉर्मूले ध्यान रखने, एक डेल टी बी क्या होगा,
टी बी माइनस टी नॉट बी, और दूसरा फॉर्मूला डेल टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम मोलिडिटी वाला। इसी से फर्दर हम आगे देख रहे हैं। मैंने ये लिखा इफ़ आई इक्वल्स टू 1, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि कोई नॉर्मल कंपाउंड है और मोलिडिटी की एम की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो डेल टी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। तो के बी को मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ कि अगर मोलिडिटी की वैल्यू 1 हो जाए, अगर मोलिडिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, वही क्या कहलाएगा, के बी। ठीक है, तो वही लिखा है के बी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलिडिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, 1 मोलर। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 मोल पर केजी। ठीक है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, के बी। तो वो इस तरीके से बोर्ड लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि के बी को डिफाइन करो या के बी के यूनिट बताओ। ठीक, तो उस वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। फिर बात करें हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला यही है। तो मैंने क्या करा, आई और एम इन दोनों को क्या डिवाइड कर दिया, और के बी को हमने, क्योंकि हमें यूनिट के बी की चाहिए तो मैंने ये के बी लिखा, डेल टी बी एज इट इज, और नीचे आई इंटू एम मोलिडिटी आ गया। क्योंकि डेल टी बी तो क्या, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, आइदर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ये तो वेंटो फैक्टर है, ये तो एक क्या होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। मोलिडिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो यहाँ पर अगर केल्विन में दे रखा है तो केल्विन मोल पर केजी, और डिग्री सेल्सियस में देख रहा है तो डिग्री सेल्सियस मोल पर केजी। ठीक है, तो ये भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम के बी। के बी वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, फिर भी कभी कोई गलती से पूछ ले। ठीक है, वैसे तो के बी की वैल्यू कभी पूछी नहीं जाती है कि के बी की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट भी करनी होगी तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, फिर भी थोड़ा कभी कोई अच्छा क्वेश्चन या एडवांस लेवल की बात करें तो उसमें पूछा जाए तो के बी का एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने लिखा है, के बी इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन। यहाँ पर आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट, नॉट लगाते मतलब प्योर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, उसका स्क्वायर लेना है, और ये जिस भी सॉल्वेंट के लिए तुम्हें के बी की वैल्यू निकालनी है उसका मॉलिकुलर वेट लेना है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन। डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी, और वी ए पी का मतलब वेपराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। फॉर्मूले का डेरिवेशन वगैरह ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ हमें काम का है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो वर्स्ट केस के लिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वरना बहुत रेयर चांसेस है ऐसे क्वेश्चन के आने के मेंस लेवल या नीट लेवल में। हाँ, लेकिन डेल टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम एक फॉर्मूला ये, और एक डेल टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा के बी फॉर वाटर। ठीक है, वाटर के लिए वैल्यू फिक्स होती है और कितनी होती है, 0.52 केल्विन पर मोल पर केजी। ठीक है, ये इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है वाटर के लिए, तो ये जनरली न्यूमेरिकल में गिवन होगी। यहाँ पे जो टर्म्स है उनका मीनिंग लिखा है मैंने। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि एनर्जी की यूनिट क्या है, यानी, और एनर्जी यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी आइदर जूल में है या कैलोरी में, वो डिसाइड करेगा कि आर की वैल्यू हम क्या लेंगे। ठीक, तो ये आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट भी पता ही हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लो। यहाँ पे इस चैप्टर में एलिवेशन या फ्रीजिंग के अंदर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिग्री सेल्सियस में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो देख लेंगे उसमें किस तरीके से किस चीज़ का इंपैक्ट पड़ता है। अगर डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर एग्जैक्ट उसने वैल्यू पूछ ली कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तब हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऑप्शन में क्या आंसर दे रखा है। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें देंगे, और केल्विन में दे रहा है तो उसमें देंगे। तो जिस भी लिक्विड का, अगर हमें जिस भी सॉल्वेंट का हमें क्या निकालना है, केबी की वैल्यू निकालनी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर डेल एच वेपराइजेशन का मतलब क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि आइदर जूल में भी हो सकती है और कैलोरी में हो सकती है। अब जो आर की वैल्यू जो मैं बात कर रहा था, आर की वैल्यू डिपेंड करेगी एनर्जी की क्या यूनिट है, यानी डेल्टा एच वेपराइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या है। अगर एंथैल्पी
की यूनिट अगर जूल में दे रखी है, अगर एनर्जी हमें जूल में दे रखी है तब हम यूज़ करेंगे 8.31, और अगर एनर्जी एंथैल्पी अगर हमें कैलोरी में दे रखी है तो हम यूज़ करेंगे आर की वैल्यू 2। और लास्ट में हमें दे रखा है कि जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, 1 मोल के लिए डिफाइन है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 1 ग्राम के लिए। तो अगर मुझे इसको क्या करना हो, लेटेंट हीट को आइदर वेपराइजेशन में कन्वर्ट करना हो या वेपराइजेशन को मुझे लेटेंट हीट में कन्वर्ट करना हो, तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि लेटेंट हीट जो होती है वो 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होती है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 मोल में हम क्या लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ही तो लेते हैं, तो उसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला और इससे नीचे जो चीज़ें लिखी है, ठीक है, ये एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और हमने जो दो फॉर्मूले, एक तो ये डेल टी बी इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम, और दूसरा फॉर्मूला डेल टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से देख लो और कॉपी कर ले। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। Kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole and molecular weight of glucose C6H12O6 is 180 ग्राम। ये दो कांस्टेंट है, एक तो क्या Kb कांस्टेंट, उसकी वैल्यू गिवन दे रखी, और मॉलिकुलर वेट भी मैंने लिख दिया ग्लूकोज का, वो गिवन है। वैसे नहीं भी दिया हुआ हो तो मॉलिकुलर फार्मूला याद हो गया होगा अब तक, तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करें और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसका देखिए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें हम, तो कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, मतलब टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, विच इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये सॉल्यूशन बना कैसा है, ग्लूकोज का 90 ग्राम ऐड करा है किसके अंदर, 200 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट वाटर, और सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज, जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने वाटर में ऐड करा है, तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात बढ़ जाएगा, उसमें एलिवेशन होगा। तो यहाँ पे जो जो डेटा हमें दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है। और ग्लूकोज के बारे में हमें इसका क्या दे रखा है, क्योंकि सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो इसका वेट हमें दे रखा है कितना, 90 ग्राम, एंड मॉलिकुलर वेट जो है वो भी हमें गिवन दे रखा है कितना, 180 ग्राम। सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर वाटर है, ये भी हमें दे रखा है, तो वाटर का वेट हमें इसमें दे रखा है, क्योंकि सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 200 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो है डेल टी बी वाला, तो डेल टी बी के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी बी कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ तो हमें जब वाटर दे दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कभी गिवन नहीं दे रखा होगा, क्योंकि हमें पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता ही है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है उसको भी केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो जो फॉर्मूले हैं उसमें से कैसे किस फॉर्मूले को अप्लाई करना वो देखें इसको। तो पहली बात तो जो फॉर्मूला है डेल टी बी वाला, ठीक है। तो डेल टी बी का जो फॉर्मूला है वो है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर। तो क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हमें पता है, ठीक है, सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम कैसे लिख सकते हैं 373 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट वाटर है तब तो देगा, इसके अलावा अदर देन वाटर कोई सॉल्वेंट होगा, बेंजीन टॉल्यूइन वगैरह कुछ भी, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा प्योर फॉर्म का। तो यहाँ देखना टी नॉट भी हमें दे नहीं रखा था, हिडन डेटा था, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और ये भी मुझे नहीं पता, एलिवेशन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो दो अननोन हो गए। तो इस इक्वेशन से तो मैं क्या कर सकता हूँ, टीबी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझे ये पता है और डेल टीबी की वैल्यू, एलिवेशन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँ तो टीबी भी पता लग जाएगा। तो डेल टीबी कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पता है, इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम मोलेलिटी। अब ग्लूकोज कैसा है, नॉर्मल कंपाउंड है, आई की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 1, के बी कॉन्स्टेंट गिवन है, मोलिलिटी निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए इसमें आई की वैल्यू तो हो गई 1 इंटू के बी हमें गिवन दे रखा है 0.52, ठीक है। मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें डायरेक्ट नहीं दे रखे, लेकिन वेट और मॉलिकुलर वेट है, तो क्या निकाल सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 180। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपन मॉलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 90 ग्राम, मॉलिकुलर वेट 180, तो ये तो क्या हो गया मोल्स डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट दे रखा मुझे कितना 200, लेकिन किस में ग्राम में, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करोगे तो डेल टी बी की जो वैल्यू होगी वो आती है 1.3। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 1.3 है इसको केल्विन लोगे या डिग्री सेल्सियस लोगे, एक बार थोड़ा सा सोचे इसको। जो 1.3 हमें चेंज इन टेम्परेचर मिला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू मिली, इसकी यूनिट क्या लोगे, इसकी यूनिट अगर कोई बोल रहा है केल्विन तो बिल्कुल सही है, और अगर कोई बोल रहा है डिग्री सेल्सियस तो भी सही है। आ रही मेरी बात समझ में, को भी, क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों क्या होगा सेम ही होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, डेल टी बी की यूनिट के लिए कभी परेशान मत होना। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक पूछेगा तो तुम्हें ऑप्शन देख लेना कि केल्विन में दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट करो, और अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें कन्वर्ट कर दो, और केल्विन में दे रखा है तो उसमें कन्वर्ट कर दो। बॉइलिंग पॉइंट भले लिक्विड का पूछे या प्योर लिक्विड का पूछे, सॉल्यूशन का। लेकिन अगर एलिवेशन पूछ लिया तो तुम्हें कभी यूनिट देखने को भी नहीं मिलेगी ना, उस वक्त मतलब उसकी यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में, दोनों सेम होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस तो ये किसके बराबर हो जाएगा 273, इसमें ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 373 केल्विन के। अगर मैंने बोला 101 डिग्री सेल्सियस तो ये कितना हो जाएगा 374 केल्विन। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी कितना आएगा 1 केल्विन। तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो 1.3 ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, वो भले केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, वो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। अब ये तो मुझे पता लग गया डेल टी बी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमें कैलकुलेट करना है टी बी, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे टी बी इज इक्वल्स टू डेल टी बी प्लस टी नॉट बी। अब इसमें थोड़ा सा बस कंफ्यूजन भी ये होता है कि कई बार बच्चे डायरेक्ट नहीं आते तो ऐड करें सेपरेट, सीधी सी बात है, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस याद, ये नाम तो याद ही रखना पड़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और किसके किसका बढ़ेगा, उस प्योर सॉल्वेंट का बढ़ेगा जिसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हुए तो क्या बन गया सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन की वैल्यू है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हमेशा उसमें ऐड ही करना पड़ेगा, तो ये ऐड हो गया। तो डेल टी बी की वैल्यू कितनी हो गई 1.3, और टी नॉट बी प्योर का मुझे पता ही है। अब किसी में भी आंसर दे दो, 100 डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन पूछा तो 100 लिख दो, और केल्विन लिखा है तो 373 लिख दो, तो ये आ जाएगा 101.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही पूछा था हमें, और लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, और कितना हो जाएगा 374.3 केल्विन, जैसा कोई ऑप्शन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
सेकंड न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आ गया होगा तुम्हारे। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैविंग वेंटॉफ फैक्टर 4 whose 20 gram on dissolving in 500 gram of water produces a solution having boiling point 105.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें और एक बार खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की, फिर इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कई लोग कर रहे होंगे अब साथ के साथ। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करें तो करें, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे मैं बता दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सकता है करा करो, जरूरी नहीं है कि पूरा मैं कह रहा हूँ सॉल्व करो, जितना होता है उतना करा करो, फिर देखा करो मैं क्या नहीं सोच पा रहा हूँ या कहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ मैं इसको कहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करा करो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो हमारा, इसमें पहले तो मेंशन कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और इसके हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। और ये डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो 4 है, मतलब आई की वैल्यू दे दी है। और हुज 20 ग्राम ऑन डिजॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 20 ग्राम हम डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 500 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर हमारे लिए क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसका वेट दे दिया। तो जो प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 105.2 डिग्री। अब हमें पता है वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन तो होगा, और वो बॉइलिंग में एलिवेशन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा 105.2 डिग्री सेल्सियस। तो कई लोग अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो 105 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 5.2 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम डायरेक्ट भी वर्बल भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में पूछा क्या है, मोलर मास पूछे। तो चलो पहले देखते हैं इसमें सॉल्यूट जो है हमें नहीं पता है, सिर्फ लिख दिया नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट को किससे, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वेट हमें गिवन दे रखा है, वो कितना दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, आई की वैल्यू जो है सॉल्यूट के लिए वो 4, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 4 ये हमें गिवन दे रखी है। और इसका जो मोलर मास है सॉल्यूट का, यही हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। नहीं, फिर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है हमारा वाटर है, और सॉल्वेंट का वेट जो है वो हमें दे रखा 500 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है उसी के अंदर हमने ऐड करा क्या, सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कभी गिवन नहीं दे रखा होगा, जो कि क्या होगा बाय डिफॉल्ट T0 B जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, क्योंकि इसमें डिग्री में दे रखा है तो इसको मैंने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पूछ रहा है किसका, सॉल्वेंट का। ठीक, तो वापस से फॉर्मूला हमारे पास दो ही है। पहला फॉर्मूला क्या है, डेल टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो यहां से डेल टी बी की वैल्यू, टी बी की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 105.2 माइनस टी नॉट बी मतलब प्योर सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है, तो वो कितना हो गया 100, तो ये मिल जाएगा 5.2 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा डेल टी बी का, वो है आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहां से डेल टी बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको मैंने लिखा 5.2। आई की वैल्यू हमें गिवन दे रखी कितनी 4 इंटू के बी की वैल्यू यहाँ वाटर के लिए दे नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, मैं लिख देता हूँ गिवन दे रखा है के बी ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ये भी लिख ले, यहाँ पर हो जाएगा 0.52 वाटर के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है। इनटू मोलेलिटी,
मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट तो दे रखा मुझे 200 और मॉलिकुलर वेट मुझे क्या है इस केस में पता नहीं है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500, लेकिन ग्राम में दे रखा है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बस सारी वैल्यूज़ हमने रख दिए। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ले हम, MB मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर ले, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर 16 ग्राम आएगा। ठीक है, तो एक बार सॉल्यूशन करके देख लिया करना और वेरीफाई कर लेना, अगर आंसर में कोई वेरिएशन आ रहा है या कैलकुलेशन में यहाँ कुछ गलती हुई है तो उसको ठीक करके लिख लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैसे कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना, तो 2 फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं, तो उन 2 फॉर्मूले कोई एलिवेशन हो, सेम ऐसा ही काम हम किस में करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, तो वो उसी के पैरेलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप ही चलते हैं। बस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देने से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देने से उसी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो जल्दी से इसको कॉपी कर ले। थैंक यू।